गुड मॉर्निंग। कल हमने क्या पढ़ा था, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड के बारे में पढ़ा था, और साथ ही साथ दूसरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कौन सा था हमारे पास में, लिम्फ था। ब्लड में दो कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स को हम क्या बोल सकते हैं, ब्लड कार्पसेल्स बोल सकते हैं। ब्लड कार्पसेल्स तीन टाइप की थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी का दूसरा नाम था इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, एंड जो प्लेटलेट्स थी उनका दूसरा नाम क्या था, थ्रोम्बोसाइट्स था। लिम्फ की जो सेल्स थी उसको हम क्या बोलते थे, लिम्फोसाइट्स बोल रहे थे, और ये हमारे सोल्जर की जैसे एक्ट कर रही थी। और बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, ये दो टाइप की सेल होती थी। बी सेल्स की जो फॉर्मेशन हो रही है वो कहाँ हो रही है, बोन मैरो के अंदर, और मैच्योर भी बोन मैरो के अंदर हो रहे हैं। लेकिन जो टी सेल्स होती हैं उनकी फॉर्मेशन तो होगी बोन मैरो में, लेकिन मैच्योरेशन कहाँ होती है, थाइमस एक ऑर्गन होता है बॉडी का, उसके अंदर होती है। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, टी सेल्स बोलते हैं। अब हमारे पास में ब्लड प्रेशर। देखो ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड कितने प्रेशर के साथ आर्टरीज और वेन्स यानी कि वेसल्स के अंदर किस प्रेशर के साथ ब्लड मूव कर रहा है, उस प्रेशर को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अगर उसको चेक करना है, किसी भी पर्सन के ब्लड प्रेशर को चेक करना है, तो जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो कौन सा होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। अब इसमें जैसे हमारे पास थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर के अंदर मरकरी भर के रखते हैं और उस मरकरी के लेवल से चेक करते हैं कि कितना टेम्परेचर है कितना नहीं। उसी तरीके से स्फिग्मोमैनोमीटर में भी क्या होता है, मरकरी होता है, और उस मरकरी के लेवल को चेक करके पता चलाता है कि ब्लड प्रेशर कितना है कितना नहीं। अगर हमें किसी भी पर्सन की जो पल्स रेट है उसको चेक करना है, पल्स रेट को चेक करना है, ठीक है, इस पल्स रेट के थ्रू हम ब्लड प्रेशर को चेक कर सकते हैं। तो रिस्ट जो होती है वहाँ पर हम फील कर सकते हैं हमारी पल्स रेट को। अब देखो जो ब्लड प्रेशर है वो दो टाइप का होगा, एक तो जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस टाइम के ऊपर, और एक हमारा हार्ट जब रिलैक्स कर रहा है उस टाइम के ऊपर। दो टाइप का प्रेशर हो जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट वाला प्रेशर होगा उसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर, इसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। और जब हमारा हार्ट रिलैक्स कर रहा होगा उस टाइम पर जब ब्लड वेसल्स के अंदर जो भी प्रेशर होगा उसको हम बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। एक नॉर्मल जो पर्सन होता है उसका नॉर्मल बीपी कितना होता है, सिस्टोलिक का तो 120 mm/Hg होता है, कॉन्ट्रैक्शन का इतना होता है। और जो हमारा डायस्टोलिक होता है वो कितना होता है, 80 mm/Hg। तो ये नॉर्मल पर्सन का ब्लड प्रेशर होता है। अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाता है तो अलग अलग टाइप की डिजीज़ हो सकती हैं। देखो जो कैपिलरीज होती हैं हमारे पास, वेसल्स जो हैं वो तीन टाइप की हो जाती है, आर्टरीज होती है, वेन्स होती है। आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। आर्टरीज और वेन्स, आर्टरीज के थ्रू वेन्स में कैसे जाएगा ब्लड, वहाँ पर कुछ कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, यानी कि और भी ब्लड वेसल्स होती हैं जो आर्टरीज के कंपेयर में थिन होती हैं, ठीक है। जैसे ये आर्टरी है, इसका ल्यूमेन ज़्यादा है, तो कैपिलरीज का ल्यूमेन बहुत कम होता है, ठीक है। जब ये यहाँ पर वॉल्यूम कम जाएगी तो प्रेशर भी कम जाएगा। तो हमारी जो कैपिलरीज होती हैं, इन कैपिलरीज़ के अंदर ब्लड प्रेशर नॉर्मल मतलब नॉर्मल से कम होता है, जो आर्टरीज़ के अंदर है उससे कम होगा। एक फीमेल का ब्लड प्रेशर मैन के कंपेयर में कम होता है, क्योंकि मैन को मस्कुलर बॉडी होती है और वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है। जो मस्कुलर बॉडी से रिलेटेड वर्क होंगे तो उसका जो भी ब्लड प्रेशर होगा वो फीमेल के कंपेयर में ज़्यादा होगा। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं हम, हाई बीपी को, हाई ब्लड प्रेशर को। हाई ब्लड प्रेशर का मतलब क्या हो गया, नॉर्मल जो 120 mmHg और 80 mmHg था इससे ज़्यादा हो जाए, 140 हो जाए, 150 हो जाए, इधर 80 से ज़्यादा हो जाए, 90 100 तक हो जाए, तो कितना क्या हो जाएगा, जब हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो नॉर्मल प्रेशर से ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलेंगे हाइपरटेंशन। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है। और अगर कम हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन या फिर लो बीपी, लो ब्लड प्रेशर। अब लो ब्लड प्रेशर कैसे होगा, जैसे 120 से कम हो जाए, यहाँ 100 तक चला जाए, 110 तक चला जाए, 80 से 70 हो जाए, 60 हो जाए, वो क्या हो जाएगा, लो हो गया ब्लड प्रेशर। जो लार्वा होता है, एक जीनस है हमारे पास में, एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म की कोई जीनस है कायरोनोमस। इसका जो इसको हम ब्लड वॉर्म भी बोलते हैं, और इसका ब्लड कैसा होता है, रेड कलर का होता है, जैसे कि हमारे ह्यूमंस का होता है ऐसा ही इसका ब्लड होता है रेड कलर का। किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। अगर हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा अमाउंट में यूरिया प्रेजेंट होने लग जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूरेमिया। ब्लड के अंदर अगर ज़्यादा अमाउंट में यूरिया हो चुका है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूरेमिया बोलेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्लड ग्लूकोज, कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का कितना लेवल है। देखो ग्लूकोज फूड से मिलता है, ठीक है, एक शुगर है, स्टार्च है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। तो ग्लूकोज हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनके अंदर 100 ml ऑफ ब्लड अगर हम देखें तो उसमें 80 to 100 mg ग्लूकोज देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर ये ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा या कम भी हो सकता है, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया,
ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ग्लूकोज का जो लेवल है वो ब्लड के अंदर ज़्यादा हो चुका है। वो ब्लड के अंदर ज़्यादा हो चुका है तो साथ ही साथ वो यूरिन के अंदर भी ज़्यादा आएगा। अगर किसी दिन हमने फास्ट किया हुआ है तो उस टाइम के ऊपर ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो कम हो जाता है, 70 तक हो सकता है। ठीक है, ब्रेकफास्ट के बाद कितना होता है, 110 तक होता है ब्रेकफास्ट के बाद। नेक्स्ट है हमारे पास में ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ब्लड कोलेस्ट्रॉल किसकी वजह से, जो भी हमारी आर्टरीज या वेन्स है इनके अंदर हम फैट जो भी खाते हैं, फैट रिलेटेड फूड, वो यहाँ पर जाके डिकम्पोज होना की बजाय यहाँ पर स्टोर होने लग जाएगा। एक तो डाइजेस्ट हो जाए फैट, तब तो वो एनर्जी प्रोवाइड करवा देगा, लेकिन अब डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, वो क्या है, यहाँ स्टोर होता चला गया ब्लड वेसल्स के अंदर, तो ब्लड को यहाँ से फ्लो करने में प्रॉब्लम आएगी और इसकी वजह से क्या होंगी, डिजीज़ होंगी। तो ब्लड प्रेशर जो होता है वो एक्सीड भी कर सकता है। जब एक्सीड कर जाएगा यहाँ पर ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल ब्लड वेसल्स के अंदर, तब अलग अलग प्रॉब्लम होंगी, जैसे कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, कार्डियक प्रॉब्लम्स होंगी। हार्ट का मतलब होता है कार्डियक से, यानी कि कार्डियक प्रॉब्लम होंगी यहाँ पर। ब्लड कोलेस्ट्रॉल के जो सिंथेसिस होती है, मतलब ब्लड में हमारे पास जो फैट है वो किस किस चीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं, विटामिन डी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो बाइल सोल्ट्स होते हैं, बाइलीरुबिन एंड बाइलीवर्डिन, ये दो बाइल सोल्ट्स हैं, इनके अंदर भी फैट यूज़ किया जाता है इनकी सिंथेसिस के लिए भी। नॉर्मल पर्सन के अंदर जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, 100 ml ऑफ ब्लड अगर हम देखेंगे तो उसमें कितना मिलेगा, 80 to 180 mg, 80 to 180 mg मिलेगा हमें पर 100 ml के अंदर। 100 ml ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल मिलेगा। ठीक है, अगर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है या हमें ऐसी कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, तो जो भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, अगर हाई डेंसिटी वाले कोलेस्ट्रॉल है या लिपोप्रोटीन्स है तो उनका लेवल हाई होना चाहिए हमारे फूड के अंदर, डाइट के अंदर। और अगर लो डेंसिटी वाले लिपोप्रोटीन्स या फैट्स हैं तो उनका लेवल कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास में है ब्लड ग्रुप। देखो ब्लड ग्रुप जो थी, इनकी डिस्कवरी कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी। कार्ल लैंडस्टेनर। 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं हमारे पास, ए बी और ओ, ये 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। ठीक है, इनके अलग अलग एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर। सरफेस एंटीजन्स क्या होते हैं, जैसे कोई ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, इस ए ब्लड ग्रुप के ऊपर हमें सरफेस एंटीजन क्या मिलेगा, ए मिलेगा। लेकिन जैसे ही अगर ये किसी दूसरे की बॉडी के अंदर चला जाएगा या इसके अंदर कोई दूसरा ब्लड आ जाएगा, बी ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करवा दिया गया, तब ये एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। वो एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी, यानी कि सरफेस एंटीजन ए ब्लड ग्रुप के ऊपर ए मिलेगा, लेकिन एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी। ऐसे ही जो बी ब्लड ग्रुप होगा उसके ऊपर सरफेस एंटीजन तो बी मिलेगा, लेकिन जब ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा तो वो कौन सी एंटीबॉडी होगी, ए एंटीबॉडी होगी। अब ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है, इस ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर हमारे पास सरफेस एंटीजन दोनों मिलेंगे, ए और बी, लेकिन जब कोई भी ब्लड आएगा तो ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। ऐसे ही जो ओ ब्लड ग्रुप होगा, ओ ब्लड ग्रुप के ऊपर सरफेस एंटीजन नहीं होंगे और लेकिन ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करवाता है। जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, और जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि डोनर यानी हर किसी को डोनेट करवा सकता है और यूनिवर्सल रिसिपिएंट यानी हर किसी से ये ब्लड ले सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है RH फैक्टर का। RH फैक्टर, RH फैक्टर क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, बी पॉजिटिव है या बी नेगेटिव है, तो अगर किसी पर्सन के अंदर ये RH फैक्टर प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, उसके साथ हम लगाएंगे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। ठीक है, और अगर किसी पर्सन के अंदर RH फैक्टर जो है वो एब्सेंट है, RH फैक्टर का मतलब क्या होता है, रीसस फैक्टर। ये रीसस फैक्टर क्या है, एक कोई रीसस मंकी था, उसके ब्लड के अंदर ये देखा गया था। रीसस फैक्टर अगर प्रेजेंट होगा तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, और अगर ये रीसस फैक्टर RH फैक्टर एब्सेंट होगा तो उस ब्लड ग्रुप को हम बोलेंगे कि RH नेगेटिव है, यानी कि ए नेगेटिव या बी नेगेटिव हम उसको बोल सकते हैं। अब देखो, जो पर्सन है, कोई मेल है जिसका ए पॉजिटिव है और कोई फीमेल है जिसका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है, तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, ऐसी अगर ब्लड ग्रुप्स को देखकर मैरिज होने लगे तो ऐसी मैरिज को प्रेफर नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि बी नेगेटिव वाली जो फीमेल होगी वो सिर्फ एक बेबी को तो ईजिली बर्थ दे देगी, फर्स्ट बेबी के टाइम पे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जब सेकंड बेबी होगा, जैसे फर्स्ट बेबी क्या हो गया, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का आएगा, और वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आने की वजह से जब डिलीवरी होगी उस टाइम पर क्या होगा, ब्लड का मिक्सिंग हो जाएगी, प्लेसेंटा से ब्लड मिक्सिंग होगी, तो ये जो बी नेगेटिव फीमेल होगी इसके अंदर क्या आ जाएंगी, यहाँ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाएंगी। यहाँ क्या हुआ, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो चुकी हैं, और जब नेक्स्ट बेबी
होगा तो उस टाइम पर यानी कि मेटिंग के टाइम पर यहाँ से ये ब्लड जाएगा इसके अंदर, स्पर्म जाएंगे, स्पर्म के ब्लड लेकर जाएंगे, तो उस टाइम के ऊपर यहाँ एंटीबॉडीज़ जो होंगी ये एंटीबॉडीज़ उसको किल करने का काम करेंगी। तो जो सेकेंड बेबी होता है, सेकेंड बेबी, उसकी डिलीवरी के टाइम पर प्रॉब्लम होती है और ज़्यादातर क्या होती है उसकी आरबीसी जो है वो बर्स्ट कर जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस। आरबीसी बर्स्ट करी है तो इसको बोलेंगे इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इसको हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या करने लगे हैं, IgG देने लगा है, इम्यूनोग्लोबिन जी। ये इम्यूनोग्लोबिन जी क्या होती है, सप्रेसिव होती है, यानी कि इम्यूनिटी की वजह से जो भी एंटीजेनिक रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शंस को सप्रेस करने का काम करेगी, यानी अब जो ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो रही होगी तो उस एंटीबॉडी फॉर्मेशन को रोक देगी, तो सेकेंड बेबी ईजिली बर्थ कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास में ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग, क्लोटिंग का मतलब होता है थक्का बन जाना, यानी कि जो ब्लड है लिक्विड फॉर्म के अंदर है अभी वो सॉलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कहीं पे चोट लगी तो क्या होगा, ब्लड आएगा और ब्लड आने के बाद में कुछ देर बाद हम देखते हैं वहाँ से ब्लड निकलना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्लोट बन चुका है, वहाँ पर ब्लड का क्लोट बन चुका है, वहाँ पर फाइबर्स आ चुके हैं ब्लड के अंदर, मसल्स के जो फाइबर्स थे, ब्लड के फाइबर्स थे, कुछ सेल्स आ चुकी हैं और सेल्स ने आके वहाँ से ब्लड को रिलीज़ करवाना बंद कर चुके हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो ब्लड है जब वो वेसल्स के अंदर है, यानी कि आर्टरीज या वेन्स के अंदर है, तब वो लिक्विड फॉर्म के अंदर कैसे रह सकता है, यानी कि उसको कोगुलेट होने से रोका गया है, कोगुलेट नहीं किया गया, बाहर आने के ऊपर क्लोट बन चुका है। क्लोट बनने को हम कोगुलेशन भी बोल सकते हैं, कोगुलेट हो चुका है। वेसल्स के अंदर वो क्लोट नहीं बनता है उसका, वो फ्लो करती रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नेचुरल एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होते हैं, एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है और उस एंटीकोगुलेंट का नाम क्या है, हेपेरिन। इस हेपेरिन की वजह से क्या होगा, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लोट नहीं करता है। जब ब्लड सैंपल लिया जाता है तो उसमें भी ब्लड क्लोट नहीं करता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एंटीकोगुलेंट्स डाल के रखे जाते हैं। हेपेरिन एंटीकोगुलेंट है, ये डाल के रखा जाता है। साथ में साथ जो विटामिन के होता है, विटामिन के है या फिर कैल्शियम आयन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन्स, ये सब क्या है, प्लेटलेट्स के अंदर होते हैं। प्लेटलेट्स हमारे लिए क्या करती है, ब्लड क्लोटिंग का काम करवाती है। तो ब्लड क्लोटिंग जब होती है कहीं पर लगने के बाद तो वो इन्हीं फैक्टर्स की वजह से होती है। और ब्लड को क्लोट नहीं करवाना है, कोगुलेट नहीं करवाना है, तो एंटीकोगुलेंट होगा, उसका नाम क्या होता है, हेपेरिन होता है। एक डिजीज़ होती है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर आ सकती है और ये रिसेसिव टाइप की होती है, रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर आएगी, लेकिन इसका जो नंबर होता है वो बहुत ही कम होता है। यानी कि अगर कोई पेरेंट है उसको ये हीमोफीलिया डिजीज़ है तो उसके 4 में से 2 बच्चों को या 4 में से 1 बच्चे को आ सकती है, या अगर वो 4 बच्चे करेंगे तो उसमें से एक जो चाइल्ड होगा उसको हो सकती है हीमोफीलिया डिजीज़। हीमोफीलिया डिजीज़ के अंदर क्या होता है, जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं ब्लड के अंदर वो एब्सेंट होते हैं। जब क्लोटिंग फैक्टर्स एब्सेंट है और अगर उस बच्चे को कहीं भी चोट लग गई तो ब्लड निकलना स्टार्ट होगा, निकलते रहेगा और उसकी वजह से उस बेबी की डेथ हो सकती है। ठीक है, अब हमारे पास में है फंक्शंस क्या क्या हैं ब्लड के। देखो, ट्रांसपोर्ट करवाता है ऑक्सीजन को, CO2 को, जो भी ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, जितने भी हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होंगे उन सबका ट्रांसपोर्ट करवाएगा। हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करवाएगा। होम्योस्टेसिस मेंटेन करके रखता है, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है, होम्यो यानी कि कांस्टेंट बना के रखना। ठीक है, और कांस्टेंट किस चीज़ को बनाएगा, वाटर की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करने का काम करेगा। इसके अंदर टेम्परेचर को कांस्टेंट करेगा बॉडी के, इसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। प्लेटलेट्स क्या करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करती हैं। ये हमारे पास में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। थैंक यू।